हेलो बच्चों। वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन। आज का टॉपिक इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज सबसे अच्छी बात है इस टॉपिक का, ये थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है। और थोड़ी जो टफ वाली बात है वो एक तो इंडियन इकोनॉमी, दैट इज थियोरेटिकल पोर्शन, हिस्ट्री है इस चैप्टर में। और ऐसे आने वाले दो तीन और चैप्टर्स में हिस्ट्री होगा देश का। और लास्ट ईयर इंडियन इकोनॉमी ट्वेल्थ में उन्होंने ऐड करी। तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा बच्चों से बात करके कि क्या होगा। तो हम लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस और करंट ईयर बोर्ड ने जो अपनी पॉलिसी निकाली है उस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए वी कैन समहाउ फिगर इट आउट कि कैसी टॉपिक्स हमें पढ़ने और किस हद तक हमें पढ़ना है। इस पूरे टॉपिक को अगर मैं डिवाइड करूं तो इंट्रोडक्शन तो चलो छोड़ देते हैं। इंट्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कंपलसरी पार्ट एनीवेयर। होता है, इंट्रोडक्शन तो पढ़ना ही होता है। ये चैप्टर है दैट इज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये छह अलग अलग सेक्टर्स में ये टॉपिक डिवाइड हुआ है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, उसके बाद डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये है वो मेन चैप्टर जो हमें पढ़ना है, जो हमें समझना है। ये इस चैप्टर की खासियत। अब दूसरी खासियत, कोशिश करते हैं, हिस्ट्री का चैप्टर है, हिस्ट्री की चीजें, तो उसको फनी वे में, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे करके उसको समझेंगे, याद करेंगे। इस चैप्टर में तुम्हें एक चीज करनी है। तुम्हें वही काम करना है जो हम आसपास सोसाइटी में दिन रात करते हैं। एक इंसान नए कपड़े लेके आया, तुम्हारा फ्रेंड, तुमने बोला यार ठीक है, बहुत डल सा कलर है, अच्छे तो है, या फिर बहुत ज्यादा ब्राइट कलर से, इतने तड़कीले भड़कीले कोई कपड़े पहनता है क्या। शूज लेके आया, तुमने बोला नहीं, दिस इज नॉट द फैशन। तुम्हें मल्टीपल टाइम बुराई करनी है तो हम करते हैं। हालांकि ये मजाक की बात थी, लेकिन इस चैप्टर में हमें फ्रॉम एग्रीकल्चर टू ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बुराई करनी है ब्रिटिशर्स की, कि जो करके गए थे बहुत सारी बुराई, अच्छा काम कुछ करा नहीं, बुरा करके चले गए। एक जगह लास्ट जो है दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। सो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन तो चलो, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन तो चलो समझ में आता है कि हमें बुराई करनी है। बात आती है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की, तो हम क्या बोलेंगे। हाँ, रेलवे बनाया, ठीक है, पॉजिटिव। हमारे लिए बनाया क्या, हम पे एहसान करा क्या, अपने लिए तो बनाया है। हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी एक्सेप्ट करी थी, अडॉप्ट करी थी, कौन सा हमारे लिए करी है, अपने लिए करी। तो बुराई करते करते, तारीफ करते करते भी थोड़ी सी बुराई डालनी है। दिल पे पत्थर रख के तारीफ करेंगे पर कवर कर लेंगे फाइनली बुराई। सो फाइनली हम बुराई पे आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट द चैप्टर इज, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द डे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों ये चैप्टर है पहले समझ लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि देश एग्जैक्टली हमें कैसा मिला था। देखो, तुम्हारे सामने अगर देश की पॉलिसी बनानी हो, तुम्हें ये बोला जाए कि देश नया रॉ देश मिला है, लेट्स बिल्ड सम पॉलिसी फॉर द नेशन। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो व्हाट एग्जैक्टली अ नेशन इज, कि देश है कैसा। तो देश जिस दिन हमें मिला था वो देश ऐसा देश था कि उसके पहले 200 साल तक ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, बहुत सारे लोगों ने हमारे देश पे कब्जा करा, उसके पहले भी बहुत सारे लोग आए थे। और ये पहली बार ऐसा हुआ था, हमें एक इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट हमें मिला। तो समझ लेते हैं देश था कैसा, इंडिपेंडेंस के दिन हमें क्या मिला, उसके लिए थोड़ी सी हिस्ट्री, कि क्या छोड़ के गए हो आप हमारे लिए। तो अगर इस बात को समझना है तो बस एक एक चीज समझना इंडियन इकोनॉमी की, लॉजिकली समझना कि देश में ये स्टेटमेंट बस मेरा याद रखना। इंडियन इकोनॉमी वाज इज, अभी भी हम बोल सकते हैं, बट तब तो 100% हम बोल ही पाते थे। इंडियन इकोनॉमी वाज एन अग्रेरियन इकोनॉमी। मोर देन 80% ऑफ द पॉपुलेशन usually lived in villages and earned their livelihood directly or indirectly from agriculture sector। कैसा था हमारा देश। 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो जो उनका जो लाइवलीहुड था, सोर्स ऑफ इनकम थी, दैट इज फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। इनडायरेक्टली क्या होता है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं। ठीक है। फिर बात आती है, इतना बड़ा, इतना विशाल सेक्टर होने के बाद भी 85%, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया की पूरी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन आपकी कहाँ काम करती है, एग्रीकल्चर में। सो डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स दैट 85% पॉपुलेशन वर्कड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, agriculture sector continue to experience stagnation, deterioration। एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो ही नहीं होता था। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी ग्रो नहीं हो रहा है। तो तुमसे कोई पूछेगा हमारा देश कैसा था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो तुम ये तीन लाइन समझा के देश की सिचुएशन बता सकते हो। देखो, बचा हुआ 15% पोर्शन इज ऑफ नो यूज। तुम बोलोगे बचाओ 15% पोर्शन, वो तो विलेज में रहता ही नहीं था। सो 85% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस एंड अर्न देयर सोर्सेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। आफ्टर ऑल दी
facts we are giving you. Agriculture sector continue to experience stagnation. ये सिचुएशन तुम बता सकते हो एक दो लाइन में. इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, चलो. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा था हमारे देश का, हमने एक लाइन में बता दिया. अब एक्सपीरियंस करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, सर्विस सेक्टर कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, बाकी सारे सेक्टर्स कैसे थे हमारे देश में. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. वेरी फर्स्ट पॉइंट इज वीक प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन. मतलब हमारे देश में जो प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन थे, और एग्जैक्टली प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन है पहले समझते हैं. टूल्स, मशीन्स, जमीन, ये जब यूज करते हैं, पैसा, फंड्स एग्रीकल्चर के लिए, ये बहुत कम था. मतलब प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन जिससे बोलते हैं ना, जिससे प्रोडक्शन होता है, ये बहुत कम था या नहीं था. और इस चक्कर में फार्मर्स प्रोडक्शन कम कर पाते थे या नहीं कर पाते. और किसी के पास था भी तो इतना स्टैग्नेंट था कि मेरे पास यार ट्रैक्टर है, तेरे पास कुछ तो होगा. मेरे पास एक अच्छी प्रोडक्टिव जमीन तो है, लेकिन मेरे पास टूल्स नहीं है टू वर्क ऑन दैट प्रोडक्टिव लैंड. तो सबके पास प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन एक साथ नहीं थे. जमीन है, मशीन नहीं है, मशीन है, जमीन. और जिनके पास ये सब होने के चांसेस थे, वो बनते चले गए जमींदार. क्योंकि उनके पास जब चांसेस थे और उन्होंने टैक्सेशन कलेक्ट करना शुरू करा, और टैक्स जब नहीं आया, तो उन्होंने बोला चलो जमीन दे दो, हमारे पास तो वैसे भी सारे साधन, सारे संसाधन है ही. तो उनके पास जब सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे लैंड, जमींदार के पास, सो वो उस वीक प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन को उन्होंने यूज कर लिया और वो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन में चले गए. बट हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल, वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज फार्मर ऑफ द नेशन. हम एक एवरेज फार्मर की बात कर रहे हैं देश. सो एवरेज फार्मर का वीक प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन था. द वेरी सेकंड पॉइंट इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट. मतलब क्या हुआ कि देश में एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट तो था ही एग्रीकल्चर सेक्टर में, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी था. एग्रीकल्चर सेक्टर का अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एंगेज नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में. पॉपुलेशन एंगेज नहीं है मतलब दे लिविंग इन विलेजेस, वो है विलेज में. अपने बात करें ना, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन विलेजेस, अर्न देयर लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर. पर ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का वो हिस्सा था जो काम कर रहा है. अब सोचो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन का हिस्सा जो वहां पे रहता तो है, बट दे आर वर्किंग, क्यों काम नहीं कर रहा है? और सिर्फ लेबर की यहाँ पे बात नहीं होती, यहाँ पे बात जमीन की भी होती है. एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है पर यूज नहीं हो सकता, बैरन लैंड है, उसको यूज करने के लिए प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन की जरूरत है, नहीं है हमारे पास. फार्मर्स है, बहुत ज्यादा फार्मर्स है, हम उनको यूज नहीं कर पा रहे, तो कम था अनएम्प्लॉयमेंट. अच्छा, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी था. अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक जमीन है, वो जमीन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं, एक लेबर है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं होता जितना उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए. मतलब एक जमीन है, उसको अगर हम प्रॉपर टूल्स के साथ, मशीन्स के साथ यूज करेंगे तो उसका एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, हम ज्यादा ट्रैक कर पाएंगे उस चीज को. पॉसिबल नहीं था. फिर आता है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. अब लो प्रोडक्शन इज अ वेरी नॉर्मल वर्ड, कि प्रोडक्शन कम होता है. होगा ही प्रोडक्शन कम जब प्रोडक्टिव एक्यूमुलेशन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन करके रखा हुआ एग्रीकल्चर का, पैसा नहीं है, तो प्रोडक्शन तो कम होगा. हमारे देश का प्रॉब्लम प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी का भी था, जिससे प्रोडक्शन कम होता है. प्रोडक्टिविटी का क्या इशू है? एक पीस ऑफ लैंड, मान लेते हैं 1 एकड़ ऑफ लैंड, जिसपे 5 टन ऑफ वीट, गेहूं प्रोड्यूस हो सकता है. वो 5 टन ऑफ वीट की जगह हो सकता है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 50 क्विंटल्स ऑफ वीट, जस्ट दैट्स इट. इससे क्या प्रॉब्लम हुआ? जिस सेम लैंड पे देखो, अब कोई बोलेगा एक लैंड पे तो 50 क्विंटल्स करते हो, लेट्स गो फॉर 2 लैंड्स, तो दो जमीन पे कितना हो जाएगा? 100 क्विंटल, तो बराबर तो हो गया. नहीं, ये सिर्फ क्या बढ़ा? दिस इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन तो बढ़ गया, 50 क्विंटल्स और 50 क्विंटल्स 100 क्विंटल्स, ठीक है, ये बढ़ गया. पर हमें प्रोडक्शन नहीं बढ़ाना, प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाना है. जमीन तो लिमिटेड ही है, लेबर तो लिमिटेड ही है, कितने ले आओगे भाई? लेबर की, फार्म लेबर की भी तो एक लिमिटेशन है, और जबरदस्ती लाने इज अगेन वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज. जमीन तो वैसे ही भगवान ने लिमिटेड बनाई हुई है. तो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, मतलब सेम पीस ऑफ लैंड, सेम जमीन के साथ, सेम लोगों के साथ हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो हम बोलते हैं इट इज हाई प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ अ लेबर इंक्रीजेस.
द नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों लो था, ये हो गया पॉइंट। द नेक्स्ट इज सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। में सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग क्या होता है? सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब है हमारे देश का फैमिली सिस्टम इसमें इंक्लूड हुआ, या हमारे देश में जिस स्ट्रक्चर पे लैंड का डिवीजन होता है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग होता है। सब डिविजन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब क्या हुआ कि या तो किसी के पास बहुत ही छोटा साइज ऑफ लैंड है, छोटा साइज ऑफ जमीन है, बहुत ज्यादा नहीं है, और है तो बहुत स्कैटर्ड है। अब पहले हम समझ लेते हैं स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, दैट इज मार्जिनल और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की जो हम बात करते हैं। इसका बहुत बड़ा रीजन इंडिया में है फैमिली सिस्टम। यार पापा की जमीन है वो दो बच्चों में है, दो बच्चों की जमीन दो बच्चों में है, तो दादाजी की जमीन जो है चार बच्चों में डिवाइड होगी, फिर उनके दो दो बच्चे होंगे, तो ऐसे करते करते जो जमीन है वो डिवाइड होती चली गई। तो ये हुआ लैंड होल्डिंग की सब डिविजन। और अगर किसी के पास ज्यादा है भी तो वो एक साथ नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि दादाजी परदादाजी ने जमीनें खरीदी थी, वो तो एक साथ खरीदी थी। अब वो स्कैटर्ड हुई तो सबने अपने अपने हिस्से बांट लिए। अब मुझे दूसरी जमीन खरीदना है तो मैं अपनी फैमिली से खरीदूं, जो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे कहीं और जमीन मिली, मैंने और जमीन खरीदी, तो स्कैटर्ड लैंड होता है देश में। स्कैटर्ड लैंड की वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ जमीन, ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाता। एक साथ अगर जमीन होगी तो हमेशा यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, इसीलिए दिस द इशू। नेक्स्ट इज कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर, लास्ट इज पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ये बेसिकली प्रॉब्लम भी थी और ये प्रॉब्लम के कॉज भी थे, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब फार्मर्स को जबरदस्ती फोर्स क्या करा गया था टू ग्रो इंडिगो क्रॉप्स, याद होगा इंडिगो, समझो। सो इंडिगो के लिए और ऐसी बहुत सी कमर्शियल क्रॉप्स के लिए क्या बोला गया, कॉटन ग्रो करो, जो उनकी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनते थे, उसे कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। कमर्शियल क्रॉप मतलब कैश क्रॉप्स, जो अ, होते तो क्रॉप्स हैं, होते तो नेचर से हैं, पर वो सीधे फाइनल प्रोडक्ट ना होके किसी रॉ मटेरियल के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में पता चला कि वो फोर्स करते थे। लास्ट वन इज पार्टीशन ऑफ द नेशन। देश का पार्टीशन हुआ, देश दो या तीन हिस्सों में बटा, दो या तीन क्यों, हमें लगता है दो हिस्सों में बटा, लेकिन वो तीसरा हिस्सा जो था दैट इज ईस्ट पाकिस्तान, इसमें भी डिवाइड हो गया। सो वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान, इसमें हमारा देश डिवाइड हो गया। सो जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें इंडस रिवर, सिंधु रिवर के आसपास का पूरा प्रोडक्टिव बेल्ट, जो बहुत बड़ा प्रोडक्टिव बेल्ट था हमारे देश का, पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा जो एग्रीकल्चर फार्म का बहुत प्रोडक्टिव, बहुत क्रूशियल एरिया है, वो पाकिस्तान चला गया। अगर हम बात करें ईस्ट पाकिस्तान की, तो जूट जो बांग्लादेश के नाम पे जाना जाता है, तो जूट प्रोड्यूसिंग मेजॉरिटी एरिया वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान। इससे हमारे देश का एग्रीकल्चर सिस्टम ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव। अब सोचो इंडस जैसा इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन अगर एक देश में चला जाए, पाकिस्तान में चला जाए, हमारे पास सिर्फ उसके बाद बचती गंगा के आसपास का पूरा एरिया, और प्रोडक्शन एरिया बहुत सारा बचा, अभी भी पंजाब बहुत बड़ा प्रोडक्शन एरिया है। पर हम बात करें 1947 की, जहां पे देश के एग्रीकल्चर को एक धक्का लगा और जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया हमारा चला गया अब के बांग्लादेश, तब के ईस्ट पाकिस्तान में। सो दिस वाज द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारे देश का इंडस्ट्री कैसी थी देश में? जाहिर है बुराई करनी है, तारीफ तो नहीं करनी, अच्छी तो नहीं ही होगी। सो हम बिल्कुल तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन हम समझते हैं क्या बुरा एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो फर्स्ट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हमारे यहाँ जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी हमारे देश की, उसको सिस्टमेटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज करा गया। मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 1 की। अच्छा, हमेशा याद रखना जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की, सो बेसिकली दैट इज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये बेसिक है। उसके अलावा जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री उस पर बाद में बात करेंगे। तो फर्स्ट डी इंडस्ट्रियलाइज मतलब करा गया, हुआ नहीं है। सो सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज करा गया कैसे? एग्रीकल्चर या रूरल एरिया को बोला गया लेट्स गो फॉर कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स बनाओ, और जितना भी यहां से कैश क्रॉप्स या रॉ मटेरियल मान लेते हैं, रॉ मटेरियल जितना भी यहां से एक्सपोर्ट होता था तो टू ब्रिटेन, वो अच्छा हैंडीक्राफ्ट कपड़ा से रिलेटेड पूरी इंडस्ट्री थी। सो यहां से जितना भी रॉ मटेरियल ब्रिटेन एक्सपोर्ट होता था,
उस पे कोई टैक्स नहीं लगता था। मतलब हमारे रॉ मटेरियल को ब्रिटेन उसके ऊपर टैक्स नहीं देता था। जितना भी फिनिश कमोडिटी वहां से आती थी उस पर टैक्स नहीं लेते थे, ताकि वो प्रोडक्ट यहाँ पे आके हमारे हैंडीक्राफ्ट को कॉम्पीट कर पाए। लेकिन जितना हैंडीक्राफ्ट मटेरियल यहां से ब्रिटेन जाता था उस पर ह्यूज टैक्सेशन लगाया जाता था, और इस ह्यूज टैक्सेशन की वजह से फोर्स करा गया हमारे फार्मर्स को टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स, अब कैश क्रॉप प्रोड्यूस करोगे तो उनका रॉ मटेरियल बनता जाएगा। हमारे रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं, हमारे कॉटन की जरूरत नहीं। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स बनी थी मैनचेस्टर में। बोला जाता है कि रिवोल्यूशन लाया गया, उसका बेस इंडिया और इंडिया के आसपास के एरिया ही बने, कि यहीं से वो रॉ मटेरियल सब कुछ जाता था। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक एक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस करा, इसको टू फोल्ड मोटिव या थ्री फोल्ड मोटिव ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बोलते हैं। द सेकंड इज लॉपसाइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। नाउ लॉपसाइडेड मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? हर देश में दो टाइप की इंडस्ट्री होती है, हेवी स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एंड देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूजुअली जनरेट्स गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, usually generates good export goods, but employment is a major source। सब लोग engage होते हैं, proper income का money का distribution होता है। The same way large scale industry is equally important for the nation। कैसे? तुम्हारे देश में जब तक लार्ज स्केल इंडस्ट्री, सीमेंट कैसे बनाओगे? तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बनने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को बनने के लिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की नीड होती है, हैवी इंडस्ट्री की नीड होती है। वो हैवी इंडस्ट्री देश में थी ही नहीं। सो हमारे स्मॉल स्केल और हैवी इंडस्ट्री की जब बात करोगे, सो वी हैड गुड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट हमने शुरू तो करा, कोशिश। मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर जो था वो नहीं था हमारे देश में, लॉपसाइडेड, अनबैलेंस्ड। लॉपसाइडेड का मतलब होता है बैलेंस ना होना। सो बैलेंस किस तरफ झुका हुआ था? स्मॉल स्केल पे। हैवी स्केल पे बैलेंस ही नहीं था। द नेक्स्ट इज कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर लैकिंग। most of the capital goods industry are actually heavy scale industry, most of the। लेकिन यहाँ पे हमने क्यों अलग से कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को मेंशन करा हुआ है, अगर तुम सी पॉइंट देखोगे तो? क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब होता है वो इंडस्ट्री जो बाकी इंडस्ट्री के लिए गुड्स बना, बाकी इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करने वाले गुड्स बना रही। कैसे? मानो एक इंडस्ट्री है जो कॉटन बनाती है, सो कॉटन इज नॉट अ कैपिटल गुड। कपड़ा बनाती है ना, सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने बनाया, सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नॉट कैपिटल गुड। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बनने के लिए, एक इंडस्ट्री को खड़ा होने के लिए कुछ तो लगेगा। क्या लगेगा? स्टील लगेगा, सीमेंट लगेगा, कुछ तो ऐसी चीजें लगेगी। प्लेटफॉर्म तैयार करना होता है कि हाँ यार, हमारे पास अगर मुझे एक घर बनाना है तो उसके लिए सीमेंट लगेगा, लोहा लगे। ये कौन बनाएगा? स्टील कौन बनाएगा? घर तो अभी बन जाएगा, इंडस्ट्री तो अभी शुरू हो जाएगी, पर उसके लिए बेसिक गुड ही तैयार नहीं है। सो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को बेसिक गुड इंडस्ट्री भी बोलते हैं, याद रखना। बेसिक्स ही नहीं था हमारे पास। द नेक्स्ट इज लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वाज कन्फाइंड टू फ्यू एरियाज। इससे होता क्या था? हमारे देश का जो रेवेन्यू है मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाता था, और ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करा कि राइट फ्रॉम लॉर्ड क्लाइव, जो हमारे देश में लॉर्ड क्लाइव आए थे, तब से ये बात चली कि यार देश में जो है ना पैसा जो होगा वो क्यों ना पब्लिक सेक्टर को रोल कम दे के प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करा जाए। तो जब प्राइवेट सेक्टर प्रमोट होगा तो पैसा देश का प्राइवेट के हाथों से होते हुए ब्रिटेन जाना आसान हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर को दोगे तो इंडिया की इकॉनमी जो है, इंडिया का जो उसका पैसा इंडिया में रखना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वो देश का पैसा है, वो देश की गवर्नमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट का पैसा है। तो उसका जाना आना हिसाब किताब मुश्किल होता था, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को दिया। दिस वाज अ मेजर सोर्स ऑफ करप्शन ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स हियर। नहीं तो उसका हिसाब किताब दो ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर उसके बाद वॉइस रॉय के थ्रू क्वीन को हिसाब देना होता था, विच वाज करप्शन, रुक जाएगा ना इसीलिए। सो दीज वर द इश्यूज विथ इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्या क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, लॉपसाइडेड अनबैलेंस स्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज वर नॉट देयर, एंड लास्ट वन इज लिमिटेड ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। फिर आता है फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। दिस इज थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका सीक्वेंस वैसे ही रखा गया 1 2 3। जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर होगा। नाउ विल टॉक ऑफ फॉरेन सेक्टर। तो इंडिया बन के रह गया था नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे, जो यूज कौन करता था? ब्रिटिशर्स। ऐसा समझो, यहां से कपड़ा गया ब्रिटेन में बनने, कॉटन गया ब्रिटेन में बनने, और वहां से कपड़ा बन के हमारे पास आ रहा है।
तो हमने उन्हें कॉटन बेचा, हमें पैसा मिला 100 रुपए। वहां से कपड़ा बन के आया 500 रुपए का, जिसमें 100 रुपए इंक्लूडेड है कॉटन के, तो हमने उन्हें 500 पे कर दिए, तो उनके पास 100 तो वापस हो गया, 400 का उनका प्रॉफिट इंडिया से कमा लिया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने हमसे कॉटन खरीद के हमें ही कपड़ा बेच दिया। तो हमें लगता था हमारा फायदा हो रहा है, कॉटन जा रहा है, तो कॉटन जाने से फायदा तो हो रहा है, लेकिन कपड़ा आने से नुकसान बन गया। तो हम क्या बन के रह गए थे, नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ड्यू टू थ्री फोल्ड, जो मैंने अभी समझाया था, थ्री फोल्ड फॉरेन ट्रेड कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कैसे? तीन चीजें बस याद रखना। क्या? हमारे जितने भी रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट थे कोई टैक्स नहीं, उनके फिनिश गुड्स कोई टैक्स नहीं, हमारे फिनिश गुड्स ह्यूज टैक्स। ये तीन मोटिव बस याद रखना। हमने भेजा रॉ मटेरियल, उनका आया फिनिश गुड्स, टैक्स नहीं। हमने भेजा फिनिश गुड्स, टैक्स लगा देंगे, ताकि वहां पे फिनिश गुड्स की डिमांड खत्म हो जाए, यहाँ पे फिनिश हमारे फिनिश गुड्स की डिमांड खत्म हो जाए, उनके फिनिश गुड्स की डिमांड बढ़ जाए। ठीक है। फिर आता है ब्रिटेन एंड मोनोपोली कंट्रोल ओवर द फॉरेन ट्रेड। ये कैसे हुआ? एक तो वो हमारे देश पे उनकी गवर्नमेंट रूल करती थी, सो ब्रिटिशर्स के अलावा बहुत से और भी देश के लोग थे जो यहाँ पे आके ट्रेड करते थे, पर उनका रूल होने का बेसिक लॉजिक क्या था? पहला लॉजिक, उनकी गवर्नमेंट थी ज्यादातर एरियाज ऑफ इंडिया में, ऐसा नहीं हर एरियाज में, गोवा में नहीं रही, वहां पोर्चुगीज रहे, फ्रेंच कॉलोनीज रही है, पर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया जो था वो कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश इंडिया था। ये हुई पहली चीज। दूसरा, आफ्टर ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, पहले हम लोग घूम के आते थे ब्रिटेन से, अगर तुम्हें मैप समझ में आएगा तो सपोज यहाँ पे ब्रिटेन है और यहाँ पे इंडिया है, ब्रिटेन इज ऑन द वेस्ट साइड ऑफ इंडिया, सो ब्रिटेन से इंडिया आने के लिए पूरा नीचे से घूम के आना होता था, दैट इज अफ्रीका। सो अफ्रीका में आते थे तो केप टाउन करके एक शहर था, वहां रुकते थे, तो केप ऑफ गुड होप कहलाता था उस टाइम पे। इतना लंबा चक्कर था। तो वास्को डिगामा वहीं से आया था इंडिया, ऐसे याद रखना, ठीक है, पूरा चक्कर लेके। आफ्टर ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल, ब्रिटिश जो थे वो सीधे चल के इंडिया आ पाए, तो उनके लिए जो रूट था वो शॉर्टेस्ट रूट पॉसिबल हो गया स्विस कैनाल ओपन होने के बाद। इसीलिए ब्रिटेन का मोनोपोली कंट्रोल हो गया ऑन आर इकोनॉमी। द नेक्स्ट इज ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। जो भी ये लोग फॉरेन ट्रेड से अर्न करते थे इंडिया से, इसका मेजॉरिटी यूज क्या होता था मैं तो बताता हूं। जो भी फॉरेन ट्रेड से अर्न करते थे, फर्स्ट, जो वॉर फाइट होती थी, जो वॉर होती थी, इनमें जो पैसा लगता था वो हमारे फॉरेन ट्रेड से अर्न होने वाला पैसा था। सेकंड इज, जितने भी ऑफिसेस थे, देखो अब हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट का एक ऑफिस तो ब्रिटेन में भी होगा, ब्रिटिश इंडिया के पास भी होगा, तो वो जो ऑफिस हमारा वहां पे होता था जो ब्रिटिशर्स का ही था, लेकिन ब्रिटिशर बोलते थे हमारा थोड़ी, वो तो तुम्हारी कॉलोनियल गवर्नमेंट का है जो हम चला रहे हैं, तो उसका ऑफिस जो ब्रिटेन में होता था उसका पैसा हम फंड करते थे। तो ये पैसा ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ के नाम पे कहीं ना कहीं ब्रिटेन में जाता था, एंड देयर आर मल्टीपल सोर्स ऑफ करप्शन, जिसकी वजह से पैसा ब्रिटेन में ट्रांसफर होता था, ब्रिटेन में पैसा जाता था। तो फॉरेन ट्रेड इस तरीके से हमारा बिगड़ता चला गया। तीन एरियाज। फिर आता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। अब यहां से फैक्ट्स ज्यादा और इंपॉर्टेंस ऑफ इस चीज की एक एक क्वेश्चन या तीनों मिला के एक क्वेश्चन बनने के चांसेस है। ऊपर एग्रीकल्चर से कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है, बाकी दो में से भी किसी में से आ सकता है। दिस इज, बट ये है कि पढ़ना इसलिए जरूरी कि अगर इन तीनों में से कौन सा एक आएगा हमें नहीं पता। अब एक एक करके देखते हैं। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी इज स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टडी को डेमोग्राफी बोला जाता है, डेमोग्राफी, ठीक है। तो जो सेंसस होते हैं ये पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर होता है। हमें पढ़ना पड़ेगा हमारे देश का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर कैसा था। वर्स्ट, बेकार। एक एक करके समझाता हूँ। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ये होता है सिचुएशन ऑफ अ लो और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, जिसका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई है। बर्थ रेट हाई क्योंकि नॉलेज एजुकेशन नहीं है कि ज्यादा बच्चे होने से क्या इकोनॉमिक, क्या फैमिली इश्यूज होते हैं, पैसा फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ये नहीं समझ में आता था। पहले माना जाता था ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा पावर टू अर्न लाइवलीहुड, तो ये इश्यूज थे और भी बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल, मल्टीपल कॉजेस थे जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल जो था इंडिया में वो वीक हुआ है। फिर आता है हाई बर्थ रेट के बाद हाई डेथ रेट। हाई डेथ रेट बताता है आपकी इकोनॉमी की, आपके देश की मेडिकल फैसिलिटी, हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। सो एक एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, एक हेल्थ केयर से रिलेटेड हो गया, और दोनों हमारे देश का उस टाइम पे पुअर था। सो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट ये देश की इश्यूज थे। दैट इज 218
per 1000 is the 218 per 1000 is the infant mortality rate of our nation. मैं यहाँ लिख देता हूँ. Next is infant mortality rate, that is 218. अभी infant mortality rate क्या होता है? infant mortality rate का मतलब है एक साल के पहले, शायद तुम लोगों ने क्लास 9th या 10th में पढ़ा भी होगा, एक साल तक जिन बच्चों की डेथ हो जाती है नेचुरल कॉजेस से, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है, शिशु मृत्यु दर बोलते हैं. ऐसे मदर्स मोर्टेलिटी रेट भी होता है, MMR. ये होता है IM, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR. ठीक है. सो एक साल के पहले तक इन्फेंट्स कहलाते हैं कितनों की नेचुरल डेथ होती है ड्यू टू एन नंबर ऑफ डिजीज एंड ऑल. हमारे देश में दैट वाज 218 पर 1000 लाइव बर्थ. जितने बच्चे पैदा हुए उसके 218 जो बच्चे थे वो किसी ना किसी नेचुरल कॉज से किसी बीमारी से उनकी डेथ हो जाती थी. फिर आता है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हमारे देश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट द टाइम ऑफ बर्थ, that was that was just 32 years. So life expectancy was 32 years. जो आज की डेट में अगर हम कंपेयर करें तो इट इज ऑलमोस्ट 64 years. सो 32 years मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल में लोगों की डेथ हो जाती थी एवरेज. सोचो कुछ की कम कुछ की ज्यादा भी होती होगी. फिर आता है मास इलिटरेसी. द इलिटरेसी ऑफ अ नेशन, अब ऐसे समझो कि उस टाइम पे ऑलमोस्ट उस टाइम पे देश का 93% हिस्सा जो था वो इलिटरेसी की कैटेगरी में आता था. ऑलमोस्ट एन नंबर ऑफ एजेंसीज वर देयर. मैं बात कर रहा हूँ सबसे वर्स्ट जो फॉर्मेट दिया है एजेंसी ने, दैट इज इतने लोग. दिस इज द वर्स्ट फॉर्मेट एवर. अब सोचो सिर्फ 7% लोग लिटरेट हैं उस देश के. दिस द वर्स्ट फॉर्मेट. हालांकि अभी चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई हैं. अब सिर्फ 30% देश के जो लोग हैं वो इलिटरेसी की कैटेगरी में आते हैं. 26% के आसपास हम उसको 30 मान लेते हैं, हायर साइड. उस टाइम पे सिचुएशन वाज एक्सट्रीमली बैड. और इलिटरेसी का मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? दे कैन नॉट इवन रीड और राइट देयर ओन नेम इन एनी ऑफ द लैंग्वेज मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लिख भी नहीं सकते नाम, पढ़ भी नहीं सकते उसको. बाकी लोग 90, बाकी सब पूरे उसमें कौन कौन आएगा जो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, बोल भी सकता है, जिन्हें सिर्फ साइन करना आता है वो भी लिटरेट, वो भी उस ऐसे लोग उनको इतना भी नहीं आता था. ठीक है. चलो अच्छा, ये फिगर जो है ये हायर साइड पे मैं तुम्हें रियलिस्टिक देता हूँ जो तुम्हें लिख के आना है. ठीक है. ये तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि यार हाईएस्ट साइड पे ये फिगर एजेंसीज देती थी. 80 82% पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया वर इलिटरेट. 18% पॉपुलेशन वर लिटरेट एट दैट टाइम. ये याद रखना. फिर आता है लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? हमारे देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वॉज 10%. अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है? सिर्फ इतना समझना, आप अपनी इनकम का कितना हिस्सा नॉन बेसिक नीड पे खर्चा करते हो. बेसिक नीड पे खर्चा सब लोग करते हैं, नॉन बेसिक नीड पे कितना करते हो, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो इंडिया का 10% इनकम या 10% लोग ही थे जो अपनी इनकम का बेसिक खर्चे के अलावा खर्चा करते थे. मतलब 10% नॉन नेसेसिटी पे स्पेंड होता था. अब सोचो कैसे होगा. किसी की इनकम मानो आज की डेट में 5,000 रुपए, सो वो अपनी बेसिक नेसेसिटी में कितना यूज करेगा और लग्जूरियस लाइफ में, लग्जरी तो नहीं बोल सकते, नॉन नेसेसिटी में कितना स्पेंड करेगा. तुम लोग बोलोगे ऑलमोस्ट 100%, कितना ही बचेगा जेब में. ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 0. और किसी की 20,000 होगी तो यार 18,000 तक कर लेगा. 90%, 10% वो नॉन नेसेसिटी में स्पेंड कर सकता है. सो सिर्फ 10% बचा. दिस वाज द सिचुएशन इन ड्यूरिंग 1947 के आसपास का एरा. ये थी स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. ये कंडीशन थी हमारे देश की डेमोग्राफिक. फिर आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर. यही वो चीज है जहां पे ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा काम करा करके गए, दैट इज रेलवे. अच्छा, यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा लिखने के लिए नहीं होगा, तो ये क्वेश्चंस आते नहीं है. बस इतना आता है कि फैक्ट, जैसे 1850 ऑपरेशन 1853 का जो पहला रेल चला था बिटवीन थाने एंड मुंबई, तो ये पूछ सकते हैं कि पहली रेल कहाँ चली थी. सो थाने एंड मुंबई के बीच में पहला. अच्छा, क्यों बोला जाता है कि ये उनके लिए हुआ था? क्योंकि जितने भी रेल, मैं समझाता हूँ एक बार, जितने भी रेलवेज, जितने भी रोडवेज, जितने भी वाटरवेज और ये सारे एरियाज हैं, ये वो है, स्पेशली रेलवेज एंड रोडवेज, जो कि पोर्ट टाउन से इंडस्ट्रियल टाउन को कनेक्ट करते हैं. थाने वॉज इंडस्ट्रियल टाउन, उसको किससे कनेक्ट करा? पोर्ट टाउन, दैट इज मुंबई.
उस टाइम पे बॉम्बे। सो थाने को बॉम्बे से कनेक्ट करने के लिए जो जो रेल नेटवर्क बनाया उसको हम क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे यार ये तो अपने लिए बनाया, मतलब दिस वाज नॉट द नीड ऑफ नेशन एज अ होल, दिस वाज नीड ऑफ ब्रिटिशर टू एक्सपोर्ट टू कैरी देयर गुड्स। अच्छा, बनते इसीलिए है, पर हमें समझना पड़ेगा नीड क्या थी। तो नीड इज ब्रिटिश के सारे कॉरिडोर्स ऐसे ही बनते जा रहे थे, चाहे वो रोड नेटवर्क हो चाहे वो रेल नेटवर्क हो। ठीक है, सो रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज, ये डेवलपमेंट हुआ था। फिर एक आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में तुम्हें याद रखना 1837 दैट इज मॉडर्न पोस्टल सर्विसेज स्टार्ट हुआ था इन ब्रिटिश एरा। लिखने के लिए नहीं, फैक्ट्स हैं बस यहाँ पे, तुम्हें उन फैक्ट्स को बस याद रखना है, स्पेशली रेल एंड कम्युनिकेशन। फिर बात आती है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशन क्या होता है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का सीधा सीधा मतलब है हम काम क्या कर रहे हैं। तो इसको दो पार्ट में समझना इस देश के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को, कि फर्स्ट इज प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मैं लिखता हूं प्री डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ। प्री डोमिनेंस इज 72% लोग एग्रीकल्चर में एंगेज हैं, 18% लोग, 18%, 72 प्लस 18 सर्विस सेक्टर में एंगेज है, और बचा 10% लोग, दिस वाज एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये याद रखना, 70% एग्रीकल्चर सेक्टर, 18% सर्विस सेक्टर, 10% इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। दिस वाज प्री डोमिनेंस ऑफ, पहले से डोमिनेंस था एग्रीकल्चर का। बहुत से बच्चे बोलेंगे वो 85% क्या था? इट वाज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मतलब उसमें फिशरीज और ये सब भी आता है। हम अभी बात कर रहे हैं प्रॉपर फार्म एक्टिविटीज की, जो था 72%। फिर आता है इंडिया वॉज अ रिच कंट्री ऑक्यूपाइड बाय द पुअर, द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज पुअर, स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड। मतलब बोला जाता है कि एक रिच कंट्री है जो पुअर लोग चला, जहां पे पुअर लोग रहते हैं। ये हमारे देश के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की एक एक व्यंग है, एक सटायर है हमारे देश के ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। हम बोल सकते हैं कि देश का ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ये हमारे देश का था। इन तीन पॉइंट को लिख लेना फिगर्स के साथ, 72%, 18% एंड 10%। अब बात आती है गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, कि वो क्या अच्छा दे के गए थे, क्या बुरा दे के गए थे। पहले अच्छे की बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, अच्छे में से बुराई ढूंढ लेंगे हम लोग। अभी मैंने बताया था कि अच्छे में से बुराई ढूंढने की आदत होनी चाहिए। फर्स्ट इज एग्रीकल्चर बिकेम प्रॉफिटेबल वेंचर, पर दिस वाज ओनली फॉर कैश क्रॉप्स, क्योंकि ये कमर्शियलाइजेशन को उन्होंने प्रमोट करना शुरू करा। सो एग्रीकल्चर को, यहाँ कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या, उन्होंने बोला बाहर सेल करना शुरू करो। सिर्फ अपने लिए क्यों बनाते हो कुछ, बाहर वालों के लिए बनाओ। सो एग्रीकल्चर उन्होंने प्रॉफिटेबल बनाना शुरू करा, पर ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिक पाया एग्रीकल्चर का कैश क्रॉप सिस्टम, बिकॉज ऑफ फार्मर्स वर रेडी टू एक्सेप्ट दिस कमर्शियलाइजेशन। हम कमर्शियलाइजेशन के लिए कभी तैयार ही नहीं थे, ना हमारे फार्म लैंड कभी तैयार थे इस चीज के लिए। उतना सॉरी, उतना पेस्टिसाइड्स, उतना इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी देश में कि हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर पाए, ना उतने फंड्स थे कि हम लोग जेस्टेशन पीरियड को निकाल पाए कि यार अभी कमर्शियलाइजेशन क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप अभी सो करिए, इसका टाइम लगेगा। हम रेडी नहीं थे। दिस वाज द बुराई इन अच्छाई। हालांकि प्रॉफिटेबल वेंचर बनाना ब्रिटिशर्स ही हमें सिखा के गए थे। सेकंड इज स्प्रेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, पर कौन सा हमारे लिए करा था? अभी तो बताया थाना और मुंबई के बीच में चलाई, कौन सा हमारे लिए, उनके लिए करा। बट यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जितने भी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है हमारे देश के, वो ब्रिटिशर्स की ही देन है अभी भी। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ मॉनेटरी सिस्टम इन इंडिया। हमारे देश में पहले मॉनेटरी सिस्टम नहीं था। द करंट आरबीआई व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, ये याद रखना फिगर, बहुत कम बच्चे इस फिगर को लिख के आएंगे। जो आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, दैट वाज इन द ईयर 1935। द करंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो नेशनलाइज हुआ था इन द ईयर 1949, बट इसका एस्टेब्लिशमेंट ब्रिटिश टाइम पे हो चुका है। सो करंट मॉनेटरी सिस्टम वाज गिवन बाय ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश कॉलोनियल ने हमें मनी सिस्टम सिखाया कि मनी सिस्टम को कैसे लाया जाता है। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी हम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, द मॉडर्न जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ नेशन, ये सब कुछ ब्रिटिश का है। टू टू पार्लियामेंट, डुअल हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने उनसे ही कॉपी करा है, लेकिन कॉपी बाद में उनका उनका आइडिया था, हमारे पास चांस था उसको चेंज करने का। पर इंडिया में जो सिस्टम चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो ब्रिटिश की देन थी।
वहीं पे आईसीएस करके होता था, उस टाइम पे आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज करके कॉन्सेप्ट चलता था। तो ये अब वो आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया उसी चीज को कन्वर्ट करके। तो दिस वाज द ब्रिटिश सिस्टम जो उन्होंने एक्सेप्ट करा है। अब बैड सिस्टम देखते हैं, यहां से यहां तक बुरे सिस्टम है। फर्स्ट इज कमर्शियलाइजेशन, मतलब जबरदस्ती कैश क्रॉप ग्रो करवाए। ऊपर जो कमर्शियलाइजेशन था वो कैश क्रॉप प्लस सेलिंग वाला कमर्शियलाइजेशन था, यहाँ पे सिर्फ हम कमर्शियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिनकी वजह से जमींदार इंडिया में आए। लास्ट इज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, हम बोल नहीं सकते सबूत नहीं है, सबूत नहीं मतलब वो बोलेंगे अरे हमने इसलिए थोड़ी इस पे हमने अपने रॉ मटेरियल की प्राइस कम करी है और फिनिश गुड्स पे टैक्स नहीं लगाया, पर रीजन इतना, कॉज इतना डेंजरस था उसका कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री अल्टीमेटली इंडिया में बहुत हद तक खत्म हो गई। नहीं तो बोला जाता था एक टाइम पे कि ब्रिटेन में घर घर में इंडिया का हैंडीक्राफ्ट मटेरियल लगा हुआ है। दिस वॉज इंडिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज करा, सिस्टमैटिकली उसके एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टैग्नेंट बनाया। तो खैर वो टाइम अलग था, जमाना अलग था। हम अभी कुछ भी बोलें, ठीक है, जो भी हम देख रहे हैं उसमें से कुछ हद तक ब्रिटिशर्स का देन है, कुछ हमने अपना प्रमोशन करा, ग्रो करा। पर दिस वॉज द स्टेट, दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ इंडिया ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी? हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, बेसिक तीन तीन पॉइंट वाला इंट्रोडक्शन। फिर हमने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। याद रखना ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां से क्वेश्चन आने के 100% चांस है, बचे हुए से भी आ सकते हैं। फिर डेमोग्राफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल, ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रीब्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ सकते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। फैक्ट्स एंड फिगर की बात करोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ चैप्टर जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि फैक्ट्स एंड फिगर्स है। सो फैक्ट्स एंड फिगर्स से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। कोई भी डाउट होगा, तुम लोग के पास टेलीग्राम चैनल हमेशा ऑप्शन ओपन रहता है। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली बच्चों, थैंक यू।